हाँ, तो आज जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दावों के प्रकार चल रहे हैं, आज हम इसके अंतर्गत दो टॉपिकों को अर्थात दो दावों के प्रकारों को हम क्लियर करेंगे, जिसमें एक है कुटुंब संबंधी वाद, जो कि सीपीसी के ऑर्डर 32A में दिया हुआ है, और दूसरा है निर्धन व्यक्तियों से संबंधित वाद, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 33 है। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कुटुंब संबंधी वाद के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। सर्वप्रथम हम परिवार या कुटुंब क्या है इसके संबंध में देखेंगे। तो परिवार या कुटुंब किसे कहते हैं कि रक्त संबंध या विवाह संबंध या दाय संबंध, ये तीनों क्या हैं? संबंध हैं। रक्त संबंध, विवाह संबंध या दाय संबंध वाले दो या अधिक व्यक्ति जब साथ साथ रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम परिवार या कुटुंब बोलते हैं। अब जब परिवार या कुटुंब होता है तो उससे संबंधित वाद कौन कौन से होते हैं इसके संबंध में है। जैसे कोई भी मामला जिसमें विवाह की अगर वैधता का प्रश्न है तो वो कैसा संबंधित है? किससे संबंधित वाद है? परिवार से संबंधित है। बालक की धर्मज्ञ का प्रश्न है तो वो कैसा वाद है? वो भी कुटुंब संबंधी वाद है। संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न है तो कैसा वाद है? वो भी परिवार से संबंधित है। उत्तरजीविता का प्रश्न है या भरण पोषण से संबंधित मामला है। अन्य कोई ऐसा मामला जिसमें विवादग्रस्त पक्षकारों की व्यक्तिगत विधि लागू होती है तो वो कैसा वाद होता है? वो परिवार संबंधी वाद होता है। यदि न्यायालय के समक्ष कोई कुटुंब संबंधी वाद आता है तो ऐसे मामलों में यदि मामले के पक्षकार दावा करें अथवा न्यायालय ऐसा करना ठीक समझे तो मामले की कार्रवाई बंद कमरे में की जाएगी, बंद कमरे में की जा सकती है। यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद के पक्षकारों के मध्य समझौता होने या अन्य प्रकार से मामले के निपटारे की संभावना है, क्या है? या तो समझौता होने की संभावना है या फिर निपटारे की संभावना है, तो न्यायालय के द्वारा मामले की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है। आदेश 32A क्या बताता है, क्यों रखा गया है? इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 32A कुटुंब संबंधी मामलों में न्यायालय के द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद के निस्तारण के लिए और उनके मध्य मेल मिलाप करने के लिए क्या करता है? ये प्रयास करता है। कौन सा आदेश? 32A। यह है कि विहित किया गया है कि यदि न्यायालय यह समझता है कि ऐसे पक्षकारों के किसी नातेदार या संबंधी की सहायता से मामले के निपटारे में ऐसे नातेदार अथवा संबंधी की सेवाएं भी न्यायालय के द्वारा क्या की जा सकती हैं? प्राप्त की जा सकती हैं। अब दावों के संबंध में जो दावों के प्रकारों में जो अगला प्रकार है वो है निर्धन व्यक्तियों के वाद। इसके संबंध में आदेश 33 है। तो जब दावा संस्थित करने के लिए न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश किया जाता है, क्या किया जाता है? वाद पत्र पेश किया जाता है, तो आवश्यक है कि उस पर पर्याप्त न्याय शुल्क की अदायगी की जाए। न्यायालय के समक्ष जब वाद पत्र पेश करेंगे तो पर्याप्त न्याय शुल्क होना आवश्यक है। यदि वाद पत्र में पर्याप्त न्याय शुल्क नहीं है तो उसे लौटाया जा सकता है या फिर उसे खारिज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? खारिज किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी निर्धनता के कारण
न्याय शुल्क की अदायगी करने में समर्थ न हो और ऐसे व्यक्तियों के केवल न्याय शुल्क न होने के आधार पर न्याय देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 33 में प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए न्यायालय की इजाज़त चाहिए तो न्यायालय के सामने निर्धनता के लिए क्या किया जाता है, आवेदन पेश किया जाता है। निर्धन व्यक्ति किसको माना जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि निर्धन व्यक्ति किसको माना जाएगा? जिसकी बाद की विषय वस्तु और कुर्की से मुक्त संपत्ति के अलावा कुल संपत्ति 1000 रुपये से अधिक न हो। किससे अधिक न हो? 1000 रुपये से अधिक न हो और वह न्याय शुल्क की अदायगी करने में असमर्थ है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? निर्धन व्यक्ति कहलाता है। ऐसे आवेदन में अपनी संपत्ति का पूर्व विवरण दिया जाएगा। विधि द्वारा ऐसे आवेदन का कोई प्रारूप तो भेद नहीं किया गया है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो आवेदन पत्र पेश करता है उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें ये बातें लिखी जाएंगी जैसे कानूनी अधिकार है, वाद हेतु पैदा हो गया है, आवेदन ने विवादग्रस्त संपत्ति में से कोई हिस्सा या अंश नहीं लिया है, आवेदन ने प्रतिपक्षी के साथ कोई समझौता नहीं किया है, आवेदन ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ वित्तीय सहायता के लिए करार नहीं किया है, आवेदन की संपत्ति ऑर्डर 33 अर्थात सीपीसी का जो आदेश है वो 33 में दी गई संपत्ति से अधिक नहीं है। अब परसीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धन व्यक्ति का दावा उस दिन संस्थित किया गया माना जाएगा जिस दिन निर्धनता का आवेदन कर दिया गया हो। अब बात आती है कि निर्धनता के आवेदन कर देने पर जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो ऐसी जांच न्यायालय के लिपिकीय वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की जाती है और जांच की रिपोर्ट न्यायालय के सामने पेश की जाती है। न्यायालय के द्वारा आवेदक की परीक्षा भी की जा सकती है। इस तरह के मामलों में प्रतिपक्षी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। जांच की रिपोर्ट और सुनवाई पर विचार करने पर यदि न्यायालय संतुष्ट है तो ऐसी दशा में आवेदक को निर्धन व्यक्ति के रूप में आवेदन करने की इजाज़त दी जा सकती है। जांच करने के पश्चात अगर न्यायालय इजाज़त दे देता है तो ऐसे निर्धन व्यक्ति के द्वारा न्याय शुल्क के बिना, किसके बिना? न्याय शुल्क के बिना दावा दायर किया जा सकता है। अगर निर्धनता के आवेदन को खारिज कर दिया जाता है तो न्याय शुल्क के साथ दावा संस्थित करना होगा। इस तरह के मामलों में मर्यादा अवधि की गणना करने में जितना समय उस आवेदन के बारे में लगा उस अवधि का क्या कर दिया जाता है? अपवर्जन कर दिया जाता है। अगर निर्धनवादी न्यायालय की कार्रवाई में विघ्न डालता है, क्या करता है? विघ्न डालता है, न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करता है और विवादग्रस्त संपत्ति में कोई अंश प्राप्त कर लेता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में कोई वित्तीय करार कर लेता है, तो न्यायालय के द्वारा उसे आदेश दिया जा सकता है कि वह न्याय शुल्क की अदायगी करे और यदि वह अदा नहीं करता है तो उसके द्वारा दायर किया गया दावा क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। अगर मामले का निर्णय निर्धन व्यक्ति के पक्ष में हो जाता है तो निर्धन व्यक्ति को मिलने वाले लाभ में से जो भी लाभ मिलेगा अगर उसके पक्ष में हो जाता है तो न्याय शुल्क की राशि तथा जांच और निष्पादन में जो भी खर्च किए जाते हैं वो खर्चा काट लिया जाएगा और शेष कोई हो तो उस निर्धन व्यक्ति को दे दिया जाएगा। यदि ऐसे वादों में सवाल ये भी उत्पन्न हो जाता है कि यदि वादों में निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है तो क्या होगा? तो उस समय
भले ही उसका अदायगी का दायित्व दिखाई न देता हो, लेकिन उसका दायित्व समाप्त नहीं होता है। यदि भविष्य में कभी उसके पास संपत्ति आती है तो राज्य सरकार द्वारा शोध्य रकम की वसूली ठीक उसी प्रकार से की जाती है जैसे भू राजस्व की वसूली की जाती है। क्या निर्धनता के रूप में, सवाल ये उत्पन्न होता है, क्या निर्धनता के रूप में अपील की जा सकती है? तो इसका जो आंसर है, निर्धनता के रूप में अपील की जा सकती है, वो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का ऑर्डर 44। थैंक यू।